हेलो दोस्तों, मैं हूँ भानी रामडाल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी। सबसे पहले आपने आज डिस्कस करेंगे जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है अपने उनकी, यानी एनिमल हस्बेंड्री का जो इंट्रोडक्शन है उससे अपने कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। मैंने पहले एक वीडियो लेक्चर के अंदर एक टेबल्स करवाई थी आपको एनिमल हस्बेंड्री की जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और मैंने बताया था हर एग्जाम में उससे 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, यानी एक समराइज़ की हुई टेबल है जो आपके काफ़ी काम की है। और उसी से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी बात करते हैं सही मिलान नहीं है, इनमें से सही मिलान नहीं है। फाइंड द इनकरेक्ट मैचिंग। कौन-सी जो मैचिंग है वो सही नहीं है? किस बात को लेकर? ये है गर्भ अवस्था आयु के लिए यानी गेस्टेशन पीरियड के लिए। गर्भ अवस्था आयु नहीं कहेंगे अपने गर्भ अवस्था का काल कितना होता है यानी गर्भ काल कितना है? यानी मतलब बच्चा है वो कितने समय के अंदर पेट में तैयार होता है। तो गर्भ काल का समय कितना है यानी गेस्टेशन पीरियड कितना है? यहाँ पे 4 पशु दिए हुए हैं, इनमें से एक मैचिंग है वो सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ भैंस का है 307 दिन, ये तो राइट मैचिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोट बकरी का गेस्टेशन पीरियड है वो 151 दिन है, यानी गर्भकाल जो है वो 151 दिन का है, ये भी ठीक है। भेड़ का जो गर्भकाल है वो 150 दिन, ठीक है। शिप का 150 दिन लगभग आपने पढ़ते ही है, 147 प्लस माइनस 3 होता है। जनरली तो प्लस ही होता है, तो प्लस 3 तो 150 हो गए यहाँ पे। तो 147 से 150 दिन के बीच में होता है कहने का मतलब, तो यहाँ पे 150 दिन दिया हुआ है, ये राइट है। ऊंट की यानी कैमल के गेस्टेशन पीरियड की बात करें, गर्भकाल की बात करें तो 489 दिन, ये सही नहीं है, 389 दिन होता है, 389 डेज होता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो डी, यानी अपने को जो इनकरेक्ट मैचिंग थी यानी जो सही मिलान नहीं था वो ढूंढना था। तो ये डी ऑप्शन होगा यहाँ पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन यही है कि सही मिलान नहीं है, अपने को इनकरेक्ट मैच है वो ढूंढना है, लेकिन किस बात को लेकर ढूंढना है? पशुओं के समूह को लेकर या ग्रुप ऑफ एनिमल को लेकर ढूंढना है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एनिमल की बात करें तो बफेलो बफेलो का जो समूह होता है उसको अपने ग्रुप ऑफ एनिमल यानी हेयर्ड कहते हैं, राइट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गाय और भैंस का जो समूह होता है उसको हेयर्ड ही कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें बकरी। तो बकरी का जो समूह है पशुओं का उसको फ्लोक कहा जाता है। फ्लोक भी कहते हैं, बेनेट भी कह दिया जाता है। तो फ्लोक दिया हुआ ठीक है, राइट है, ये भी फ्लोक भी बोल देते हैं या फिर इसको बेनेट भी बोल दिया जाता है। तीसरा है भेड़। भेड़ के जो समूह होता है यानी इनका जो ग्रुप होता है, एक साथ जो पशु होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? देखो, भेड़ का जो समूह होता है उसको फ्लोक कहते हैं, बेनेट कभी नहीं कहा जाता है। तो ये इनकरेक्ट मैचिंग है भेड़ वाली। सुअर वाली भी अपने बात कर लेते हैं, सुअर के समूह को सलत कहा जाता है, ये राइट है। तो यहाँ जो भेड़ वाला समूह दिया हुआ है ये सॉरी भेड़ वाली जो मैचिंग दी हुई है ये सही नहीं है। बेनेट दिया, बेनेट नहीं होता, फ्लोक होता है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा और फर्स्ट का जो राइट था अपने वो डी था। नेक्स्ट अपने चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपना, यहाँ भी अपने को इनकरेक्ट मैचिंग देखना है। देखो ये मैचिंग वाला जो क्वेश्चन है, वैसे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में आप 4-4 क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा पैटर्न रहता है ये, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत कम दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। सॉरी सही मिलान नहीं है, इनकरेक्ट है, वो अपने को फाइंड करना है। और ये किस बात को लेकर है? मीट को लेकर है ना, मांस को लेकर है। भैंस के मांस को बफन कहते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद अपने बात करें, बकरी के मांस को बीफ कहते हैं, ये राइट नहीं है। आप अच्छी तरह जानते होंगे जो गाय का मांस होता है उसको बीफ कहा जाता है, बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है, तो ये यहाँ पर राइट नहीं है। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, ये ठीक है। मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है, ये भी राइट है। तो यहाँ पे तीसरे का जो इनकरेक्ट मैचिंग हमें ढूंढना था यानी सही मिलान नहीं था वो ढूंढना था, वो तो है बी, यानी यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है वो अपने बी है। नेक्स्ट अपने चौथे क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, गाय के समूह को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ काउ इज नोन एज। अभी हम बात कर रहे थे कि हियर्ड कहा जाता है। गाय के समूह को, भैंस के समूह को हियर्ड कहा जाता है। आगे फ्लोक दे रखा है, फ्लोक भेड़ के समूह को भी बोल दिया जाता है, बकरी के समूह को बोल दिया जाता है। बकरी के समूह को फ्लोक के साथ साथ बेनेट भी बोल दिया जाता है और सूअर के समूह को स्लथ भी बोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ चौथे का गाय पूछा था तो ए ऑप्शन राइट है, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें, भैंस के वयस्क नर को कहते हैं, अडल्ट मेल ऑफ बफेलो इज नोन एज।
यानी जो भैंस का अडल्ट मेल है, यानी जो जनन के योग्य है, उसको अपने वयस्क बोल दिया जाता है। तो वयस्क नर को क्या कहा जाता है? तो बुल कहा जाता है। वैसे इसको बफेलो बुल बोल दिया जाता है सिंपली, लेकिन बुल बोल सकते हैं। तो फिफ्थ का राइट आंसर भी ए होगा। बाकी के जो 3 ऑप्शन है उनको भी अपने देख लेते हैं। जैसे राम दिया हुआ है, तो राम तो भेड़ का जो वयस्क नर होता है उसको कहा जाता है। बकरी के जो वयस्क नर होता है उसको बक कहा जाता है, और सूअर का जो वयस्क नर होता है उसको बोर कहा जाता है। लेकिन 5वें का पूछा था भैंस का, तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपना छठा नंबर क्वेश्चन है, भेड़ के युवा नर को कहते हैं। यंग मेल ऑफ शिप इज नोन एज, यानी जो ग्रोथ कर रहा होता है ना, मतलब वयस्क होने की तरफ जा रहा होता है। तो भेड़ का जो युवा नर होता है, युवा नर को क्या कहा जाता है? भेड़ के युवा नर को, तो भेड़ का जो युवा नर होता है उसको अपने बोलते हैं ईवलेम तो नहीं बोलते, रामलेम बोलते हैं। यहाँ पे ये ईवलेम लिखा हुआ है, ईवलेम नहीं बोलेंगे अपने, इसको रामलेम बोला जाता है। ईवलेम तो मादा को बोलते हैं, भेड़ की जो युवा मादा, सॉरी युवा मादा ही पूछा है, नर नहीं पूछा है, सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन था। हाँ सही है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा गलत बता दिया। भेड़ के युवा नर को कहते हैं, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। भेड़ के युवा नर को कहते हैं यंग मेल ऑफ शिप इज नोन एज। तो भेड़ का जो युवा नर होता है उसको रामलेम कहा जाता है। छठे का ए ऑप्शन राइट है, रामलेम। इसका भी राइट आंसर है वो रामलेम होता है। नेक्स्ट अपने बात करें, जैसे बुल काफ दे रखा है, तो देखो बुल काफ किसको कहा जाता है? बुल काफ है वो जनरली अपने जो गाय का युवा नर होता है उसको कहा जाता है। किड है वो बकरी का जो युवा नर है वो उसको कहा जाता है। और उसके अलावा इसमें दिया हुआ है बोरलिंग दिया हुआ है, तो बोरलिंग जनरली अपने जो सुअर का युवा नर होता है उसको बोल दिया जाता है। नेक्स्ट पूछा है, भेड़ की युवा मादा को कहते हैं यंग फीमेल ऑफ गोट इज नोन एज। ईव लैम्प कहा जाता है। जो भेड़ की युवा मादा होती है उसको ईव लैम्प कहा जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है 7 का। 7 का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन, ईव लैम्प, EWE, ईव लैम्प कहा जाता है। उसके अलावा देखो और भी ऑप्शन दिए हैं, उनकी भी अपने बात कर लेते हैं। जैसे फिल्ली, फिल्ली जो घोड़े की युवा मादा होती है उसको कहा जाता है, फिल्ली कहा जाता है युवा मादा को। उसके अलावा गिल्ट दे रखा है, तो गिल्ट जो सुअर की युवा मादा होता है उसको कहा जाता है। और हेपियर दे रखा है, हेपियर गाय भैंस और ऊंट की जो युवा मादा होती है उसको हेपियर कहा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, ये भी आप साथ साथ में याद रख सकते हो। लेकिन यहाँ भेड़ की युवा मादा पूछा था तो उसको इवलेम बोलते हैं, तो इस हिसाब से अपना डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 8 नंबर क्वेश्चन, भैंस के बदिया करत नर को कहते हैं। कास्ट्रेटेड बेल ऑफ बफेलो इज नोन एज। देखो यहाँ तो अपने पहले यंग मेल और फीमेल की बात हुई थी, ये कास्ट्रेटेड, कास्ट्रेटेड क्या होता है? जैसे कोई, जैसे मान लो पशु है, नर पशु है, उसकी जो वृक्षण जो होते हैं यानी जो टेस्टिस होते हैं उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे उसमें शुक्राणु नहीं बन पाते हैं और वो जनन के योग्य नहीं हो पाता है। तो उसको अपने प्रेस करके या ऑपरेशन द्वारा, कई मेथड होते हैं, तो उसके द्वारा अगर उसके जो वीर्य होते हैं, सॉरी वीर्य क्या, जो वर्षण होते हैं उसको प्रेस करके या ऑपरेशन द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है, तो उसे अपने कास्ट्रेशन बोलते हैं। तो भैंस का जो कास्ट्रेटेड नर होता है उसको क्या कहा जाता है, यानी बदियाकृत जो नर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन है अपने पास वेडर, बुलोक, टियर और बी एंड सी बोथ। तो देखो जनरली जो भैंस का मतलब बदियाकृत जो नर होता है उसको कहा जाता है स्टीयर भी कहते हैं, और बुलक भी कहा जाता है। गाय में भी ये कहा जाता है, गाय के अंदर अपने स्टीयर भी बोल देते हैं या बुलक भी बोल दिया जाता है। तो बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा डी, यानी वैसा दोनों, यानी बी एंड सी बोथ। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ वेटर भी दे रखा है, तो वेटर किसको कहा जाता है? भेड़ जो होता है, वी से शुरू होता है वेटर, जो भेड़ का बदियाकृत नर होता है, कास्ट्रेटेड जो मेल होता है भेड़ का, उसको वेटर कहते हैं। गाय और भैंस का जो कास्ट्रेटेड मेल होता है उसको बल्क या स्टीयर कह दिया जाता है। ठीक है, तो 8 नंबर में भैंस का पूछा था, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें 9 नंबर क्वेश्चन, बकरी के मांस को कहते हैं। पीछे अपनी बात कर चुके हैं, चेवन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो अपना डिस्कस हो गया, मटन किसे कहते हैं, बफन किसे कहते हैं, बीफ किसे कहते हैं। बीफ गाय के मांस को, बफन भैंस के मांस को, और पीछे अपने बात की थी जो मटन होता है वो भेड़ की मांस को कहते हैं, और बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। तो 9 का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने चले 10 नंबर क्वेश्चन, मुर्गे के बच्चे देने की क्रिया को कहते हैं। मुर्गियों में बच्चे देने की क्रिया को कहते हैं।
ऑप्शन ए है फाउलिंग, ऑप्शन बी है हैचिंग, ऑप्शन सी है काल्विंग, ऑप्शन डी है किडिंग। तो देखो मुर्गी में बच्चे देने की जो क्रिया होती है चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस इज नोन एज। तो चाइल्ड बियरिंग जो प्रोसेस होती है तो इसके अंदर पोल्ट्री के अंदर उसको हैचिंग कहा जाता है। पोल्ट्री के अंदर जो चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस होती है उसको अपने हैचिंग कह देते हैं। उसके अलावा तो अपने एक बार 10वें का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। इसके अलावा अपने जो और ऑप्शन है उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो फाउलिंग, फाउलिंग किसको कहा जाता है? फाउलिंग जो घोड़ा होता है उसके अंदर चाइल्ड बियरिंग जो प्रोसेस होती है, बच्चे देने की क्रिया होती है, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें काल्विंग। देखो काल्विंग जैसे मैं बात करूं गाय, भैंस, ऊंट। गाय, भैंस, ऊंट के अंदर जो चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस होती है यानी बच्चे देने की क्रिया होती है उसको काल्विंग कहते हैं। और बकरी में जो चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस होती है उसको किडिंग कहा जाता है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे मुर्गियों में पूछा गया था यानी पोल्ट्री के अंदर चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस पूछा गया था, तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट मैं बात करूं 11 नंबर क्वेश्चन। ऊंट की यौन क्रिया को कहते हैं कॉपुलेशन ऑफ कैमल इज नोन एज। ऊंट के जो मेल और फीमेल है उसके बीच में जो मतलब जो मेटिंग क्रिया होती है उसको या कॉपुलेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है लखाना, ऑप्शन बी है सर्विंग, ऑप्शन सी है टोपिंग, ऑप्शन डी है फॉरविंग। देखो ऊंट में केमल के अंदर जो कॉपुलेशन होता है उसको लखाना कहते हैं, तो ए ऑप्शन राइट है। 11 का ए ऑप्शन राइट है। उसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है अगर आप उनकी भी बात करें तो देखो गाय, भैंस, बकरी के अंदर अपने क्या बोलते हैं? सर्विंग बोला जाता है। गाय, भैंस और बकरी के अंदर अपने जनरली सर्विंग बोलते हैं। मुर्गियों में भी सर्विंग ही बोला जाता है। उसके अलावा टुपिंग बात करें तो टुपिंग भेड़ के अंदर जो मतलब क्या कॉपुलेशन होता है उसको टुपिंग कहा जाता है। और वहीं पे अगर अपने फेरोइंग की बात करें तो फेरोइंग जो है जनरली वो सुअर के अंदर जो अपने मैटिंग होती है उसको अपने फेरोइंग कहा जाता है। लेकिन यहाँ ऊंट का पूछा गया था तो ऊंट का लखाना है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 12 नंबर क्वेश्चन। बकरी के नवजात को कहते हैं न्यू बॉर्न ऑफ गोट इज नोन एज। बकरी का जो नवजात होता है उसको किड कहा जाता है। वहीं पे अगर अपने गाय भैंस में बात करें तो काफ, ऊंट में भी काफ कहा जाता है, भेड़ में लेम्ब कहा जाता है और जो सुअर होता है उसके अंदर पिगलेट कहा जाता है। लेकिन यहाँ बकरी का पूछा था तो बकरी का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 13 नंबर क्वेश्चन। मुर्गी का कुल है फैमिली ऑफ कॉकिज या पोल्ट्री की जो फैमिली है वो कौन सी है? तो यहाँ पे इसकी जो फैमिली है वो है फेजिनिडी होती है। बी ऑप्शन राइट है। उसके अलावा अपने और ऑप्शन है उस पर भी डिस्कस कर ले। जैसे यहाँ पे दिया है बोवेडी। अब देखो बोवेडी से कौन कौन सा बिलोंग करता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये बोवेडी से बिलोंग करते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी है ये बोवेडी कुल के हैं। सूर है वो सुएडी कुल का है और ऊंट है वो कैमेलेडी कुल का होता है। लेकिन यहाँ मुर्गियों का पूछा है तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, फेजिनिडी होता है। नेक्स्ट अपने बात करें 14 नंबर क्वेश्चन। भैंस में मध्य चक्कर कितने दिन में आता है? इन हाउ मेनी डेज स्ट्रेस साइकिल कम इनटू बफेलो। बफेलो के अंदर जो स्ट्रेस साइकिल होता है यानी मध्य चक्कर होता है वो कितने दिन के अंदर आता है? तो भैंस के अंदर अपने मध्य चक्कर की अगर बात करें तो ये मध्य चक्कर रिपीट होता है 21 दिन में। गाय और जो भैंस होती है इनमें जो मध्य चक्कर क्या होता है? दो मध्यकाल के बीच का समय होता है। यानी जो ऑस्ट्रस होता है, ऑस्ट्रस, दो ऑस्ट्रस के बीच का जो टाइम होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं? मध्य चक्कर बोल देते हैं यानी स्ट्रेस साइकिल बोल दिया जाता है। और ओस्ट्रस क्या होता है यानी मध्यकाल क्या होता है? मध्यकाल जिस समय जो फीमेल होती है वो मैटिंग के इच्छुक होती है और जिस समय फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज होती है तो उसको अपने क्या बोल देते हैं? ओस्ट्रस या मध्यकाल बोल देते हैं। तो दो मध्यकाल के बीच का समय है वो स्ट्रेस साइकिल है यानी मध्य चक्कर है। गाय भैंस में मध्य चक्कर का जो अंतराल होता है वो 21 दिन का होता है। तो यहाँ भैंस का पूछा है तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। और भी ऑप्शन है उसको भी अपने देख लें। तो भेड़ में ये मध्य चक्कर आता है, स्ट्रेस जो साइकिल आता है वो 16 दिन के अंतराल में आता है। वहीं पे अगर ऊंट में बात करें तो 14 दिन के अंतराल में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने बात करें 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। गाय में मध्यकाल का समय होता है टाइम ऑफ ओस्ट्रस इन काउ। यानी जो मादा होती है उसमें वो कितने समय तक मतलब जनन के योग मतलब इच्छुक होती है, मेटिंग के इच्छुक सॉरी मेटिंग के इच्छुक होती है, उसको अपने ओस्ट्रस पीरियड बोलते हैं। तो ये ओस्ट्रस पीरियड गाय में कितने टाइम के लिए होता है? गाय में तो होता है ये 8 से 24 घंटे के लिए, 8 टू 24 आवर्स के लिए। तो यहाँ 15 का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा। उसके अलावा अगर अपने और भी ऑप्शन देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 24 से 120 घंटे की अगर बात की जाए तो ये जनरली सूअर में देखने को मिलता है टाइम।
24 से 120 घंटे का जो ओस्ट्रस रहता है वो सूअर में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर अपने 24 से 48 की बात करें तो 24 से 48 घंटे का जनरली भेड़ में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर अपने 12 से 36 घंटे की बात करें तो 12 से 36 घंटे का जनरली भैंस में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ गाय का पूछा गया तो डी ऑप्शन राइट है, 8 से 24 घंटे का। नेक्स्ट है अपने 16 नंबर क्वेश्चन। भेड़ में मध्यकाल आने के कितने समय बाद अंडोत्सर्जन होता है? यानी मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है, ओस्ट्रस स्टार्ट हो जाता है, उसके कितने टाइम बाद ओव्यूलेशन जनरली देखने को मिलता है? भेड़ के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो अंडा उत्सर्जन है ये भेड़ और बकरी में मध्य के अंत में देखने को मिलता है, एंड ऑफ ओस्ट्रस में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ बी ऑप्शन राइट है, 16वें का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। बाकी अगर अपने और भी ऑप्शन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 7 से 14 घंटे के अंतराल में किस में देखने को मिलता है? ये मतलब गाय में देखने को मिलता है। जब इनमें ओस्ट्रस आ जाता है, मध्यकाल आ जाता है, तो उसके 7 से लेकर 7 से 14 घंटे के बीच में अंडोत्सर्जन हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। और उसके अलावा जैसे जो भैंस होती है उसमें 4 से 30 घंटे के दौरान होता है। बाकी पशुओं का तो आपने वो टेबल देखी होगी उसके अंदर होगा, लेकिन यहाँ भेड़ का पूछा गया था, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। ऊंट की नस्लों या ऊंट के अंदर यौन आयु का समय क्या होता है? पबेटरी एज क्या होती है? यानी ऊंट जो है वो कितने समय बाद, पर्टिकुलर मादा के लिए पूछा गया है, ये फीमेल के लिए पूछा गया है। तो ऊंट की जो मादा होती है वो कितने समय बाद जनन के योग्य हो जाती है, यानी उसकी पबेटरी एज आ जाती है? 3 से 4 साल में आ जाती है, यानी 36 से 48 महीने के अंदर आ जाती है। तो 17वां है इसका राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा। और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है। तो जो ऊंट की मादा है वो तो जनन के योग्य 36 से 48 महीने में हो जाती है, लेकिन अगर यहाँ नर पूछ लिया जाता तो नर 4 से 5 साल में योग्य होता है, यानी 48 से 60 महीने में योग्य होता है। लेकिन यहाँ मादा के लिए है तो मादा है वो 36 से 48 माह में होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं 18 नंबर क्वेश्चन। गाय की विदेशी नस्लों में यौन आयु होती है। गाय की जो विदेशी नस्लें होती है उनके अंदर जो यौन आयु होती है यानी पबेटरी एज है वो 11 से 14 महीने में ही आ जाती है। 11 से 14 महीने में जनरली ये देखने को मिल जाता है। भारतीय गायें जो होती है, भारतीय नस्लें होती है, उनमें देरी से आती है यौन आयु, ये लगभग 24 से 30 माह में आती है। लेकिन विदेशी नस्लों का पूछा है तो ए ऑप्शन राइट होगा, 18 का ए। लेकिन अगर यहाँ पे देसी नस्लों का पूछ लिया जाता तो भारत की जो देसी गायें हैं या भारतीय नस्लें हैं गाय की, उनमें जो पबेटरी एज यौवन आयु आती है, यानी जब वो जनन के योग्य हो जाती है, पहली बार जनन के योग्य, तो वो 24 से 30 माह के अंदर आती है। नेक्स्ट अपने बात करें 19 नंबर क्वेश्चन। ऊंट में मध्यकाल के दौरान गर्भित करने का उपयुक्त समय होता है। द राइट टाइम ऑफ इम्प्लांट इन कैमल आफ्टर ऑस्ट्रेशन। देखो ऑस्ट्रस जो होता है उस दौरान अपने किस समय उनकी मेटिंग करवाई जाए या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाए कि मतलब संभावना ये रहे कि वो ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइज होने के चांसेस बन जाए। तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हमेशा एंड ऑफ ऑस्ट्रस में होता है। मान लो कि आपने ऑस्ट्रस के बीच में या ऑस्ट्रस के शुरू में इम्प्लांट करवाया, चाहे वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधारण करवाया या चाहे आपने प्राकृतिक मतलब विधि से उसका जनन करवाया है। लेकिन क्या होगा उस कंडीशन में हो सकता है अंडोत्सर्जन हुआ है या नहीं हुआ, ओव्यूलेशन शुरू में या मध्य में हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मध्य के अंत में अगर इम्प्लांट करोगे तो 100% ओव्यूलेशन हो चुका होता है। तो फर्टिलाइजेशन के यानी निषेचन के जो चांसेस है वो ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे मध्य के अंत में कोई से भी पशु के लिए पूछ ले कि इम्प्लांट के लिए सुटेबल टाइम कौन सा होता है तो एंड ऑफ ऑस्ट्रस होता है, यानी मध्यकाल के अंत में। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें भैंस में गर्भकाल कितने दिन का होता है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो। देखो भैंस के अंदर जो मध्यकाल का समय गर्भकाल का समय जो होता है यानी गेस्टेशन जो पीरियड होता है वो 307 से 310 दिन का होता है, 307 से 310 दिन का होता है। वहीं पे अपने पीछे बात कर चुके थे बकरी में 151 दिन का होता है, और उसके अलावा गाय के अंदर 282 दिन का होता है, ऊंट के अंदर 389 दिन का होता है। लेकिन यहाँ भैंस का पूछा है तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है भेड़ के शरीर का तापमान होता है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ शीपीज। जो भेड़ होती है उसके अपने बॉडी टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो उसके शरीर का तापमान कितना होता है। तो यहाँ पे 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा 102 डिग्री फारेनहाइट होता है। जो भेड़ होती है उसके बॉडी का टेम्परेचर होता है 102 डिग्री फारेनहाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें जैसे और भी ऑप्शन है, बकरी के जो शरीर का तापमान है वो 103 डिग्री 103.5 डिग्री फारेनहाइट होता है।
वहीं पे अगर अपने बात करें मुर्गियों के, तो मुर्गियों के शरीर का या पोल्ट्री के शरीर का यानी मुर्गे मुर्गी के शरीर का तापमान 106.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और वहीं पे अगर अपने बात करें गाय के शरीर के तापमान की और भैंस के शरीर के तापमान की, तो गाय और भैंस के शरीर का तापमान जो होता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है काऊ और बफेलो का, वो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है, भैंस की श्वसन दर प्रति मिनट होती है, रेस्पायरी रेट ऑफ बफेलो इज। तो बफेलो की रेस्पायरी रेट, देखो ये रेस्पायरी रेट जो होती है प्रति मिनट के हिसाब से होती है, यानी 1 मिनट में वो कितनी श्वसन लेता है, ये तो उसको अपनी श्वसन दर बोला जाता है। तो भैंस की जो श्वसन दर होती है वो 1 मिनट में होती है 16 से 20 होती है। बाकी ऑप्शन भी अपने देख लेते हैं यहाँ पे। तो जनरली अपने बात करें तो देखो ऊंट होता है, उसके अंदर जो श्वसन दर होती है वो होती है प्रति मिनट की दर से 8 से 12 होती है। और उसके अलावा अगर अपने बात करें बकरी और भेड़ के अंदर, तो 12 से 20 देखने को मिलता है। और वहीं पे मुर्गियों में बात करें तो श्वसन दर 13 से 38 होती है। तो यहाँ भैंस का पूछा गया, तो भैंस का तो राइट आंसर होगा बी। और ऊपर जो भेड़ के शरीर का तापमान पूछा गया था वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 23 नंबर क्वेश्चन, मुर्गियों की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है, पल्स रेट ऑफ, यानी नाड़ी गति जैसे अपने यहाँ नाड़ी चलती है, वैसे जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनमें अलग अलग धमनी होती है, जैसे फेमोरल होती है, फेशियल धमनी होती है। तो ये अलग अलग तरह की धमनियां होती है, कॉक्सिडियल धमनी होती है, जिनसे अपने नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। वो मैंने आपको लेक्चर के अंदर बताया था कौन से पशु की अपने किस तरह से कौन सी नाड़ी से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया मुर्गियों की नाड़ी गति, तो जो अपने कमर्शियल जितने भी अपने पशुपालन के अंदर पशुओं का जिक्र करते हैं, पक्षियों का जिक्र करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो नाड़ी गति होती है वो मुर्गियों की होती है। वो कितनी होती है? 120 से 160 होती है। वहीं पे उसके अलावा जैसे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 40 से 50, तो 40 से 50 जनरली भैंस के अंदर देखने को मिलता है। भैंस की जो नाड़ी गति होती है वो 40 से 50 प्रति मिनट होती है। वहीं पे 50 से 70 जो होती है वो गाय की प्रति मिनट होती है। और एक जैसे ऑप्शन दिया 32 से 50 भी दिया हुआ है, तो 32 से 50 जो नाड़ी गति होती है वो जनरली ऊंट के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने बात करें भैंस में गुणसूत्र संख्या होती है, क्रोमोजोम नंबर ऑफ बफेलो। भैंस है उसमें क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 48 होता है। अगर गाय में बात करें तो 60 होता है, और भेड़ में बात करें तो 54 होता है। और वहीं पे अगर अपने मुर्गियों में बात करें, पोल्ट्री में बात करें तो क्रोमोजोम नंबर है वो 78, यानी द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या है। तो यहाँ भैंस का पूछा गया था, बी है यानी 48 होती है, ठीक है। तो 48 यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर है द्विगुणित की अगर अपनी बात करें तो। नेक्स्ट है यहाँ पे अपने को बच्चे देने की जो क्रिया है, चाइल्ड बियरिंग प्रोसेसिंग है, उसका अपने को गलत मैचिंग देखना है। गोट है उसमें किडिंग बोलते हैं, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट काउ है उसमें काल्विंग बोलते हैं। पोल्ट्री के अंदर अपने फाउलिंग नहीं बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। और सिप है उसके अंदर लैम्बिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो ढूंढना था हमें, तो ये सी यानी 25 का राइट आंसर होगा, वो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी हमें इनकरेक्ट मैचिंग देखनी है, गलत जोड़ा देखना है यहाँ पे। तो गलत जोड़ा ढूंढना है, कौन सा गलत जोड़ा होगा यहाँ पे अपने देखते हैं। सबसे पहले नाड़ी गति की बात करें तो गाय की जो नाड़ी गति है 50 से 70, ठीक है। भैंस है उसमें 40 से 50 होती है। ऊंट है उसके अंदर 32 से 50 होती है, ये तीनों तो राइट ही है। भेड़ है उसके अंदर 50 से 70 नहीं, भेड़ के अंदर होता है वो 70 से 80 होता है। तो डी ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो हमें गलत कथन ही ढूंढना था। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें भैंस के समूह को कहते हैं, ये अपने पीछे डिस्कस कर चुके हैं, हियर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें सुअर के वयस्क को कहते हैं, यानी जो पिग होता है उसका जो अडल्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? बोर कहा जाता है। उसके बाद अपने बात करें बकरी का जो युवा नर होता है उसको अपने क्या कहते हैं? देखो बकरी का जो युवा नर होता है उसको अपने किड बोल दिया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें घोड़े की जो युवा मादा होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? घोड़े की जो युवा मादा होती है उसको अपने फिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें ऊंट के बदियाकृत नर को क्या कहा जाता है? देखो ऊंट का जो बदियाकृत नर होता है उसको अपने स्टीयर ही कहते हैं। गाय भैंस और उसके अलावा ऊंट का जो बदियाकृत नर है उसको स्टीयर बोलते हैं। लेकिन गाय भैंस में जो बदियाकृत नर होता है उसको बोल्क भी बोल दिया जाता है, लेकिन ऊंट में सिर्फ स्टीयर बोलते हैं। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें ऊंट के मांस को कहते हैं, कैमल मीट को क्या कहते हैं? हिल्बी जेल कहा जाता है, सॉरी हिल
हिल्ली बीजेल कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट है 32 का। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। ऊंट के बच्चे देने की क्रिया को कहते हैं। ऊंट में जो बच्चा देने की क्रिया होती है, चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस होती है, उसको काल्विंग कहा जाता है। अ, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। गाय, भैंस, ऊंट के अंदर काल्विंग कहा जाता है, चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस को। नेक्स्ट अपने बात करें भैंस की यौन क्रिया को क्या कहा जाता है। जो इनके अंदर कॉपुलेशन होता है, मेटिंग होता है, उसको क्या कहा जाता है। गाय भैंस के अंदर सर्विंग कहा जाता है, तो बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने बात करें भैंस के नवजात को कहते हैं। भैंस और गाय के नवजात को काफी कहा जाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। ऊंट का कुल होता है, तो ऊंट का जो कुल होता है वो कैमेलिडी होता है, मैंने ऊपर बता दिया था। नेक्स्ट है ऊंट में मध्य चक्र कितने दिन में आता है, तो अपने पीछे डिस्कस किया था, 14 दिन में आता है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है सूअर में मध्यकाल का समय होता है। सूअर में मध्यकाल का समय 24 से 120 घंटे होता है, ये भी पीछे अपने डिस्कस किया था, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है गाय में मध्यकाल आने के कितने समय बाद अंडोत्सर्जन होता है। मध्यकाल के लगभग 7 से 14 घंटे में अंडोत्सर्जन हो जाता है, ओव्यूलेशन है वो 7 से 14 घंटे में, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें बकरी के शरीर का तापमान होता है। बकरी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, पीछे अपने बात की थी, 103.5 डिग्री फारेनहाइट होता है। नेक्स्ट अपने बात करें भेड़ की श्वसन दर प्रति मिनट होती है। तो श्वसन दर की अगर बात करें तो भेड़ की जो श्वसन दर होती है वो लगभग 12 से 20 प्रति मिनट होती है, ये भी अपने पीछे डिस्कस किया था। नेक्स्ट है भेड़ में गुणसूत्र संख्या होती है। तो भेड़ में जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 54 होती है, 54 होती है। नेक्स्ट अपने बात करें अगला जो क्वेश्चन है ये अपना जैसे ऑपरेशन फ्लड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। गहन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, है ना। इंटेंसिव केटल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 1964-65 में हुआ था, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1965 के अंदर हुई थी, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के जनक है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति की सफलता में किस राजनेता का बड़ा योगदान था, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान था। नेक्स्ट अपने बात करें भारत में श्वेत क्रांति का सूत्रपात हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति 1970 में आई थी, अगर सेशन की बात करें तो 1969-70 के अंदर आई थी, डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। भारत का विश्व में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अमूल की स्थापना कौन से सन में हुई थी, तो अमूल की स्थापना हुई थी 1946 के अंदर, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है ऐसे कौन से भारतीय थे जिनको प्रथम खाद्य पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर स्वामीनाथन थे, और दूसरे जो थे वो वर्गीस कुरियन थे। तो पहला पूछा यहाँ पे स्वामीनाथन। नेक्स्ट है वर्गीस कुरियन को खाद्य पुरस्कार कौन से वर्ष में मिला था, 1989 में, 1989 के अंदर मिला था। नेक्स्ट अपने बात करें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्गीस कुरियन थे, बी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट है भारत में अमूल की सफलता में किस राजनेता का बड़ा योगदान था, तो अमूल की सफलता में अमूल का जो केस लड़ा वो सरदार पटेल ने, तो सरदार पटेल था उनका एक बड़ा मतलब योगदान था इसमें। श्वेत क्रांति कितने चरणों में पूरी हुई थी, 3 चरण में पूरी हुई थी, ठीक है। और अमूल पैटर्न है सिंगल टायर, डबल टायर, 3 टायर, 4 टायर, 3 टायर सिस्टम है, और बाकी भी भारत में जितनी भी डेयरियां हैं उनके अंदर भी 3 टायर सिस्टम ही चलता है, जो अमूल को देख के ही अपनाया गया है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का अंतिम चरण था। देखो पहला जो चरण था, 3 चरण थे, पहला चरण था 1970 से 1980 में, दूसरा चरण था वो 1981 से 1985 में था, और तीसरा था वो अंतिम चरण था, तो वो था 1985 से लेकर 1996। 1996 से 2005 में ऐसा कोई चरण नहीं था, तो अंतिम चरण पूछा है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। तो ये एनिमल हस्बेंड्री के इंट्रोडक्टरी चैप्टर और ऑपरेशन फ्लड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपने डिस्कस करेंगे जो ब्रीड है उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका। तो आज का अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।